Okay, dear students, Assalamu alaikum. Lastly, we have discussed about the crystal systems, brow lattices. Today we are going to start our lecture from metallic structure. You know, the number of electron in the outermost shell of metals are fewer, and they want to donate it. And when they donate, they form a bond, which we call ionic bond. So you see the outermost valence shell of metal has few electrons which leave the outer shells of metal atoms, forming positive metal ions, and a sea of delocalized electrons. So many electrons are being delocalized, meaning that leaving their own place and gone to some other places. That is what we call delocalized electrons. So the structure of solid metal consists of closely metal ions. तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मेटल जो होता है उसमें क्या होता है, क्लोजली पैक्ड मेटल आयंस होते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या होता है डोनेट किया होता है, अरेंज्ड इन रेगुलर, जो कि क्या होते हैं अरेंज होते हैं रेगुलर वे टू फॉर्म मेटालिक लेटेस्ट स्ट्रक्चर, ताकि मेटालिक लेटेस्ट स्ट्रक्चर को क्या करें बना सके. यानी मेटल्स के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव मेटल आयन बन जाते हैं, और ये आयन पर्टिकुलर तरीक़ों से क्या होते हैं अरेंज होते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम मेटालिक स्ट्रक्चर कहते हैं. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से पास होने देते हैं. इसके अलावा ये मलिएबल यानी सॉफ्ट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और इसके अलावा इसको हम हैमर किया जा सकता है, इससे शीट्स भी बनाए जा सकते हैं. ये डक्टाइल हैं, उससे तारें भी बनाई जा सकती हैं. तो इसमें इसकी एग्ज़ाम्पल जो है आपके पास आयरन जो है ये मेटल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है. दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ metals. So what you conclude from that, the outer shell electrons in metals are fewer. They donate such electrons and form positive ions which are periodically arranged in particular ways, and thus forming a metal crystal structure बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल, मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है. ये हमने क्या कहा कि मेटल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं. तो उसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ को देखो, वही चीज़ें जो हमने बयान की हुई है. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं. मालिएबल का मतलब है, कोई मेलिएबल कहते हैं उसको, इसका मतलब है सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, और ये मुख्तलिफ़ शीट्स की फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं शेप कर सकते हैं. मोल्ड का मतलब है शेप कर सकना, बना सकना. तीसरी बात क्या है, दे आर हाईली डक्टाइल, कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर. इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है और जल्दी से प्लास्टिसिटी उसकी नहीं आती, तो इसको हम आसानी से ज़्यादा जो है वो तारों की फॉर्म में क्या कर सकते हैं स्ट्रेच कर सकते हैं, तारे बना सकते हैं. मेटालिक मटेरियल पोजेसेस लस्टर. लस्टर का मतलब है इसके शाइनी होते हैं. मेटालिक मटेरियल्स आर बेसिकली शाइनी होते हैं, और दे आर ओपेक टू लाइट. इनमें लाइट नहीं गुजरती. अगर उसका शीट बनाया जाए और उसको लाइट, तो उस पर लाइट पास होकर नहीं आती. दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड इवन सम एट हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी जो है ये भी मेटल हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होती. ठीक है ना. इसके अलावा
मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाज़ मेटल्स जो होते हैं 1000 पे मेल्ट होते हैं, बाज़ जो है 800 पे 500 पे, मुख्तलिफ मेल्टिंग टेम्परेचर्स है उसके, दे हैव गॉट मैनी मेल्टिंग टेम्परेचर्स। सो these were the few properties of metals, these were the few properties that is associated to metals, कि ये डक्टाइल हैं, ये जो हैं मैलिएबल हैं या मालिएबल हैं, सॉफ्ट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं हाई होते हैं। तो ये होते हैं। अब हम आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मेटल्स और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स। इनमें हम एटॉमिक डेंसिटी को भी देखेंगे और इस तरह यूनिट सेल की वॉल्यूम की डेंसिटी को भी देखेंगे कि उसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो डेंसिटी जो होती है आपको पता है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इन जनरल इज़ द फार्मूला ऑफ द डेंसिटी mass m and volume v, and for mass kg, and for volume meter cube, and for volume meter cube. So density is mass per unit volume. So atomic density of unit cell, meaning that how much atoms are there in a unit cell. We want to calculate the density of that unit cell in terms of atoms. I clear it in terms of atom. For example, a particular unit cell contains how much atoms and how much will be the density of that much atoms. We are going to calculate by the formula density is equal to mass by volume of atoms in a unit cell. तो मास ये है, इन जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स है। अगर यूनिट सेल में एक एटम है तो एन इज इक्वल टू 1 होगा और प्रीमेटिव यूनिट सेल होगा। अगर यूनिट सेल में 2 एटम है तो 2 होगा। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है, एटम स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है 4/3। तो इस तरह इससे आपके पास क्या आ जाएगा एटॉमिक डेंसिटी ऑफ, यानी इन टर्म्स ऑफ एटम्स क्या होगा। एक तो जिस तरह ये कमरा है ये यूनिट सेल हैं, अब इस कमरे में कितने एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी डेंसिटी कितनी है। एक ये है कि बजाते खुद अगर सारा कमरा ले लिया जाए तो उसकी डेंसिटी जो है वो कितनी है। सो वी आर गोइंग टू मेक इट क्लियर फॉर यू। इसके बाद फिर आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह पे, वो आपको क्लियर कर देगा कि कितना परसेंट ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई किया होता है, इनएक्चुअल कितना होता है और कितना ऑक्यूपाई किया होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पैक है, कौन सी कम पैक है। लेटर ऑन इस लेक्चर में हम आ रहे हैं उसकी तरफ। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर आप निकालना चाहते हैं, एज ए होल निकालना चाहते हैं, तो यूनिट सेल 3 पैरामीटर से डिफाइन होता है लेंथ वाइज, ए बी एंड सी से डिफाइंड होता है। तो आप वही फार्मूला है मास डिवाइड बाय मास, ये हो जाएगा। और ये जो लेटेस्ट पैरामीटर ए का वेक्टर लेटेस्ट पैरामीटर बी है और लेटेस्ट पैरामीटर सी हैं, इसकी जो है वो लेंथ है। अगर आप देखें तो ए डॉट बी क्रॉस सी गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब देता है आपको। तो आपके पास क्या आ जाता है लेटेस्ट वेयर ए बी एंड सी आर लेटेस्ट पैरामीटर ऑफ। तो ये होल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हैं। एक है यू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ अ यूनिट सेल हैं। तो होल वॉल्यूम और उसमें क्या होता है ये फ़र्क होता है, और वो ये है आपके पास। ये तो थी डेंसिटी। अब हम आते हैं थोड़ी सी पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉफी। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू एग्जिस्ट इन 2 or more crystalline forms with different arrangement of conformation of the constituent in the crystal lattice। यानी 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में क्या करता है ये एग्जिस्ट करता है। इन polymorphism, under different condition of temperature pressure, a substance can form more than one type of crystal। एक substance में एक से ज़्यादा टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरिक एसिड जो होता है फॉर्म्स 2 टाइप ऑफ क्रिस्टल, ये 2 टाइप ऑफ क्रिस्टल जो हैं वो बनाता है। जिस तरह रियल लाइफ में हमारे पास क्या होता है, एक पर्सन होता है, इसका बेटा, हस्बैंड, इसका रिलेशन क्या होता है हस्बैंड, वाइफ, सन, अंकल वगैरह। तो ये सारे
पर्सनल लाइफ में क्या हैं, ये पॉलीमॉर्फ्स हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह रियल लाइफ में एक ही बंदे की मुख्तलिफ़ रिश्तों में बांधा होता है, वो रिश्ता जो है हस्बैंड, वाइफ, सन, अंकल, यानी एक ही बंदे के ये मुख्तलिफ़ रिश्तों में लिंक है। इसी तरह अगर एक ही क्रिस्टल जो है मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में पाए जाते हैं एक ही वक्त में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। पॉली कहते हैं मैनी, मॉर्फ का मतलब है शेप्स। एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ शेप्स में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड सो ऑन। In similar fashion, crystal has many links, for instance, like calcite and aragonite are similar in composition to कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी ये देखो कैल्साइट जो है, कैल्साइट ऑर्गेनाइट जो है, एरोगोनाइट जो है वो सिमिलर है कंपोजिशन में किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। बट कैल्साइट इज़ रोम्बोहेड्रल, लेकिन ये है शिमी, लेकिन कैल्साइट क्या है, वो रोम्बोहेड्रल है। वेयर इज़ इन कंट्रास्ट आर्गोनाइट इज़ आर्थोरम्बिक। ये क्या है, ये आर्थोरम्बिक है, यानी दोनों का रिलेशन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ है, लेकिन एक ही वक्त में एक जो है रोम्बोहेड्रल फॉर्म में है और दूसरा आर्थोरम्बिक फॉर्म में है, जो मैंने आपको क्रिस्टल सिस्टम में डिस्कस किए थे, 7 क्रिस्टल सिस्टम में। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ ऑफ विच आर प्योर कार्बन, जो कि डायमंड ये जो है डायमंड और ग्रेफाइट प्योर कार्बन है, आर आल्सो पॉलीमॉर्फ्स। सो डायमंड हाउएवर इज़ क्यूबिक वाइल ग्रेफाइट इज़ हेक्सागनल, यानी ये पॉलीमॉर्फ्स हैं, जबकि यानी एक क्यूबिक है और दूसरा जो है हेक्सागनल है। सो दे आर एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स एट ए टाइम। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल पॉलीमॉर्फ। अब हम आते हैं एलोट्रॉफी। बेसिकली ये तकरीबन ये दोनों एक जैसे के टर्म है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्या है, वो इन थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, जनरल टर्म है। So the property of some chemical element to exist in 2 or more different forms in the same physical state, in the same physical state is allotropes. फिज़िकल स्टेट का मतलब है वहाँ पर तो आपने पॉलीमॉर्फिज्म में देखा कि मुख्तलिफ स्टेजेस से होती हुई आपको इंटरमीडिएट फेजेस सब कुछ बताते हैं, लेकिन ये कहता है कि सेम फिज़िकल स्टेट हो, इसमें आपने प्रेशर को चेंज नहीं करना हो, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना हो। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉफी, कि वहाँ पर टेम्परेचर के चेंज के साथ साथ फेजेस जो हैं वक्त के साथ साथ बदलती हैं, लेकिन एलोट्रॉफी में क्या होता है, क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट to exist in 2 or more different forms in the same physical state is allotropes of the elements. तो एग्जाम्पल क्या है, द टर्म एलोट्रॉफ refers to one or more forms of chemical element that occur in the same physical state. For example, graphite and diamond are both allotropes of carbon that occur in the solid state, जो कि solid state में पाए। ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट है, while diamond is extremely hard. डायमंड जो है वो क्या है, हार्ड है। ओजोन जो है, ओजोन इज केमिकली एक्टिव ट्राइएटॉमिक एलोट्रोप ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एंड टिन। ठीक है ना। और ये क्या करता है, एलोट्रॉफी को क्या करता है, एग्जिबिट करता है। क्या करता है, ये देखो, ओजोन इज केमिकली एलोट्रॉपिक ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये देखो ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, और ये क्या कहा है, एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि किस चीज़ पे कंपोज्ड है, फास्फोरस, सल्फर और टिन जो है वो 3 एलोट्रॉप्स हैं। मैनी मेटल्स हैव एलोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन form. Many metals have allotropic crystalline forms that are stable at different temperature, जो कि क्या है, different temperature पे क्या है, वो stable हैं। देखो अगर थोड़ा सा हम देखें डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉफी, वी हैव डिस्कस्ड दैट डिफरेंस a little bit in the first section of this lecture, कि वो कहता है कि पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंट फेजेस होते हैं, इंटरमीडिएट फेजेस वगैरह सारे होते हैं, जबकि यानी फिज़िकल स्टेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। जबकि ये जो एलोट्रॉफी हैं
इसमें फ़िज़िकल स्टेट में चेंज नहीं आती, और सेम फिज़िकल स्टेट हो और डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता हो क्रिस्टल, तो उसको एलोट्रॉफ कहते हैं। अब देखो, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू एग्जिस्ट मोर देन वन आर, ठीक है, टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म आर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म आर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इट अक्कर्स ओनली इन केमिकल कंपाउंड्स, ये केमिकल कंपाउंड में होता है। मोर ओवर इट डिस्क्राइब, इसके अलावा इट डिस्क्राइब द डिफरेंस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड में क्या फ़र्क है वो भी आपको डिस्क्राइब करता है। जबकि एलोट्रॉफी इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ टू आर मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, ये भी दो या ज़्यादा फॉर्म्स हैं किसकी, केमिकल एलिमेंट्स के अंडर सेम फिजिकल स्टेट। ये क्या होता है? इट अक्कर्स ओनली इन केमिकल एलिमेंट्स, ये केमिकल एलिमेंट्स में होता है, वो केमिकल कंपाउंड में होता है और ये केमिकल एलिमेंट्स में होता है। इन एडिशन टू दैट इट डिस्क्राइब द डिफरेंसेस in the atomic arrangement of compounds having the atoms of the same chemical elements। इसके अलावा एलोट्रॉफी क्या करता है? डिफरेंस इन एटॉमिक जो है अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड्स वो आपको देता है, और जिसके एटम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? हैविंग द सेम ऑफ द हैविंग द एटम्स ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट्स, सेम केमिकल एलिमेंट्स के वो हो। तो इसका ये होता है इस पर्सपेक्टिव में कि पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ ब्रॉड टर्म, जनरल टर्म, एंड एलोट्रॉफी इज़ अ स्पेसिफिक टर्म। तो आपने देखा कि एलोट्रॉफी भी दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है, ये केमिकल एलिमेंट्स में पाया जाता है, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंपाउंड्स में पाया जाता है। और इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म के लिए स्टेट जो है वो चेंज होता है, तो उसमें इंटरमीडिएट फेजेस वगैरह भी आते हैं, जबकि इसमें फ़िज़िकल स्टेट, एलोट्रॉफी में फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होते। नाउ कम टू द एटॉमिक रेडियस के एटॉमिक रेडियस क्या होता है, यानी पैकिंग फ्रैक्शन जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम चंद एक चीज़ों को क्लियर कर दें, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये देखो, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर ऑर्बिटल है, तो न्यूक्लियस से के सेंटर से आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तक का जितना फासला है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द टॉप मोस्ट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस के सेंटर और टॉप मोस्ट जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। या half of the distance between center of two nearest neighbors bonded atom in crystals, bonded atoms in crystal, half the distance, यानी दो न्यूक्लियाई हैं किसके दरमियान? नियरेस्ट नेबर एटम्स के दरमियान, उसके सेंटर के दरमियान अगर आप फासला देखें तो उसको हम क्या, फासले का आधा, दो एटम्स जो कि बॉन्डेड है किसी क्रिस्टल में, किसी चीज़ में बॉन्डेड है, उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है उसके आधे को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जिस तरह ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस है और ये दोनों एटम बॉन्डेड है, तो यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक जो फासला है उसका हाफ जो होता है वो एटॉमिक रेडियस। ये देखो, हाइड्रोजन है, इसके दो वो हैं एटम्स हैं, ये आउटर शेल है, ये आउटर शेल है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, तो उनके दरमियान जो फासला है, ये दरमियानी फासला उसको आधा कर ले, 2 पे डिवाइड करे, तब उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। या एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द outermost shell electron, or the distance between the center of two nearest, half of the distance between the center of the two nearest neighbor atoms क्या हैं, वो क्या कहलाता है?
वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब हम आते हैं नियरेस्ट, ये जो है ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये क्या होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस? द डिस्टेंस between center of two nearest neighbor atom या neighboring atom is called nearest neighbor distance। neighbor कहते हैं पड़ोसी का, जो आपका करीब तरीन वाला पड़ोसी है, यानी एक एटम है और पड़ोस में दूसरा एटम है और ये बॉन्डेड है, तो उनके जो सेंटर्स के दरमियान फासला है वो बेसिकली डायमीटर ऑफ द एटम या 2r के बराबर होगा। क्या होगा? 2r के बराबर होगा, और उसको हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहते हैं। एक एटम है, दूसरा एटम है, नियर है, तो उनके सेंटर के दरमियान ये सेंटर है, दूसरे एटम का ये सेंटर है, तो ये दरमियानी फासला कुल मिला के क्या कहलाता है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहलाता है। नियरेस्ट का मतलब है कि एटम के साथ जो दूसरा नियरेस्ट एटम है, जो किसी न किसी तरीके से बांधा हुआ है, उनके दरमियान, उनके सेंटर के दरमियान जो फासला है वो क्या कहलाता है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहलाता है। ये देखो, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, ऊपर भी हमने किया था, तो ये सेंटर है इसका, ये भी सेंटर है, तो ये देखो, ये अगर R है तो ये भी R है, तो R प्लस R क्या आता है? 2R आता है। सो दैट इज़ द नियरेस्ट। तीसरा जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर विच विल प्ले द रोल इन कैलकुलेशंस ऑफ डेंसिटी, एटॉमिक पैकिंग, इनमें आपको क्या करके रोल प्ले करके देगा, जो कि बाद में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स टचिंग ईच अदर इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, ये एक एटम है, इसको इधर एक टच कर रहा है, 2 3 4 5 6 एटम अगर टच कर रहे हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर 8 टच कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अगर 12 टच कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 12 है। तो अगर आप देखिए क्यूब में 8 एजेस है और हर एज पे एक एटम होता है, लेकिन ये एटम, ये हर एज वाला एटम एक क्यूब के साथ नहीं होता, उस पर 8 और भी क्यूब्स होते हैं, तो उस एटम का 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो क्यूब का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? वो 8 है। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, यानी डिफरेंट, और उससे उसकी पैकिंग का पता चल जाता है। हाउ द सॉलिड्स आर पैक्ड टू ईच अदर, हाउ द एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, हाउ द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल डिफर फ्रॉम ईच अदर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेज अ रोल ओवर हेयर। सो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स touching each other in crystal is called coordination number. This gives closeness of atom together, meaning that how the 8 atoms are closely packed together. या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, the number of atoms, ions or molecule, the number of atoms, ions or molecule that a central atom or ion holds is its nearest neighbors in a complex or coordination compound or in a crystal, or in a crystal, or in a crystal is called coordination number. So the number, या एटम्स हो या आयन्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, जिसको सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड हो, बॉन्डेड हो और उसको टच कर रहा हो, तो वो उस सेंट्रल एटम के कोऑर्डिनेशन के नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को हमने कर दिया, मैं आ गया, जिस तरह मैंने कहा, पैकिंग फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? वी आर कमिंग टू द पैकिंग फ्रैक्शन। चलो एक आध सिप चाय का भी लेते जाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर लेक्चर्स फॉर यू पीपल, but that will be polished in the later section because we don't have so much time, so we will be a little bit brief, precise। चूँकि टाइम हमारे पास कम है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विक भी हूँ और थोड़ा सा प्रिसाइज हूँ। अदरवाइज़ इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड इन मच बेटर वे, जो कि होता रहेगा इंशाल्लाह। जब हम ज्वाइन करेंगे सितंबर में तो इंशाल्लाह ये इससे भी अच्छा होता जाएगा। सो पैकिंग फैक्टर्स पे आ जाओ। पैकिंग फैक्टर क्या है? पैकिंग फैक्टर जो होता है, द रेशो of volume of atoms in a unit cell to volume of a unit cell is called packing factor. The ratio
ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, जिस तरह मैंने ऊपर आपको कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी में कराया था। सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स की इस यूनिट सेल के अंदर एटम्स हैं कितने टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी होल। जिस तरह मैंने कहा ये कमरा है, इसके हर कार्नर पे एक एक एटम है, तो वो 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यूनिट सेल में एक एटम यहाँ पर यानी 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 से 1 एटम आता है। तो क्यूब के सिंपल क्यूब के यूनिट सेल में एक एटम होता है। तो इस एक एटम का वॉल्यूम और सारे क्यूब का वॉल्यूम जो कि A.B के बराबर है, और इसका रेशियो क्या कहलाता है, पैकिंग फैक्टर कहलाता है। और ये आपको बताता है कि कौन सी शेप की मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, BC की, FCC की, किस की, वो बाद में थोड़े हम आपको करके दे रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ द पैकिंग फैक्टर्स और उसकी डेंसिटी वगैरह, ये तमाम चीज़ें दे के दे रहे हैं। सो पैकिंग फैक्टर इंडिकेट द क्लोज्ड पैकिंग ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल। ये हाउ मच द एटम्स आर क्लोज टुगेदर, हाउ मच, जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस में दूर दूर बैठे होते हैं, तो क्लास वही स्टूडेंट होते हैं जब नज़दीक बैठते हैं तो दे आर क्लोजली पैक्ड। तो सिमिलर फैशन की पैकिंग का ये मतलब है। अब जनाब अगर आप देखें, ये आपके पास है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये देखो सिंपल क्यूबिक है, फ़र्ज़ करें सिंपल क्यूबिक है। फिर इसका एटॉमिक रेडियस है, वो भी हमने मेंशन किया हुआ है इसमें। ये बॉडी सेंटर्ड है, ये हर एक का हमने करवा दिया है ना। फेस सेंटर्ड है, हेक्सागोनल है। अब देखिए सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सिंपल क्यूब का क्या है, ये है आपके पास 6। फॉर एग्जांपल सिंपल क्यूब का क्या है, इससे पहले मेरे ख्याल में मैंने 8 का, लेकिन ये 6 है। अगर आप देखें ये क्यूब के एज पे एक एटम होता है, तो इधर से इधर से इधर से इधर से और जी एक्सिस पे, तो ये देखो 6 एटम उसको टच कर रहे होते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वो है 6, वो है 6। अब जो है बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसी तरह 8 है। तो उसकी एक सेंट्रल एटम पर के साथ 8 एटम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे होते हैं। फेस सेंटर्ड का ये थोड़ा सा गूगल पे चले जाओ, सारे आपको क्लियरली दिखाई देंगे उसमें। फेस सेंटर्ड का 12 है, और इसी हेक्सागोनल पैक सेंटर का जो है, क्लोज पैक सेंटर का जो है HCP जो होता है, हेक्सागोनल शेप जो होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वो 12 है। इस तरह क्यूब का एटॉमिक रेडियस A/2 है, वो भी थोड़ा सा देख लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, गूगल कर लो कि हाउ इट इज़ A/2। और इसका जो है एटॉमिक रेडियस जो है BCC का √3/4a है, और FCC का A/2 और हेक्सागोनल का A है। इसी तरह जो है यूनिट सेल वॉल्यूम जो है, अगर आप देखें क्यूबिक का ये है और दूसरे का ये है, सब कुछ अगर ये सारे आपको दिए, पैकिंग फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं। ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन दी, फिर उसको एग्ज़ाम्पल भी दे दी गई कि सिंपल क्यूब का एग्ज़ाम्पल क्या है, BCC का एग्ज़ाम्पल क्या है। सो ऑल आर मेंशन इन दिस टेबल। इस टेबल में सारे के सारे क्या हैं, वो मेंशन्ड हैं। उसको थारोली रीड करो और चेक करो। अब हम आते हैं पैकिंग फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमने कैलकुलेट करना। अब देखो हमने कहा कि सिंपल क्यूब में 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं, और ये हर एटम एक क्यूब का नहीं होता, उस पर और भी मैंने कहा ना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना। आप क्रिस्टलेटस किस तरह बनता है, एक ईंट, दूसरी ईंट, साइड पे ईंट, इस तरह ईंट ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, ये ईंटें होती हैं। तो वो ईंट जो होता है एक चीज़ के साथ वो क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, बट इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू मैनी। इसी तरह एक एटम है जो कॉर्नर पे है, वो सिर्फ कॉर्नर के साथ लिमिटेड नहीं है, बल्कि उस पर 8 और क्यूब का भी हिस्सा है। तो उसका 1/8 वाला पार्ट जो है, यानी एक एटम का 1/8 पार्ट जो है एक यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं सिंपल क्यूब में। तो अगर 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 एटम होता है। तो यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूब में क्या होता है, 1 एटम होता है। क्या होता है, 1 एटम होता है। इसमें क्या होता है, एक एटम होता है। और लेंथ ऑफ क्यूब सेल A = 2r होता है। क्या होता है, 2r होता है। तो अब अगर आप देखें पैकिंग फैक्टर उसी तरह जो आपने किया था, वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, तो ये क्या है 4/3πr क्यूब, और ये A³ आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। सो ए 2r के बराबर है, यानी ये 2r आपको इससे पहले मैंने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किया था कि एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो a है, और a जो है वो क्या है 2r के बराबर है। तो आप ज़रा देख लें कि आपने ये देखा कि ये 4/3 पाई आर क्यूब जो है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल विच इज़ 1 इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट क्यूबिक shape, and a cube is the volume of unit cell। चूँकि क्यूब के all sides एक जैसे होते हैं तो इसीलिए a क्यूब आ गया। अब ज़रा देख लो, ये वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल 4/3 पाई आर क्यूब है, और वॉल्यूम जो है इसका a जो है वो 2r के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है, वो 2r पावर 3 है। इससे आ जाता है 0.25 आ जाता 0.52 आ जाता है, सारी 0.52 आ जाता है। तो 0.52 का मतलब ये हुआ कि द एटम्स आर क्लोज्ड, इसका 52% पोर्शन क्यूब का जो है वो क्लोजली पैक्ड है, रेस्ट ऑफ द 48% जो है वो वेकेंट है, यानी उसमें क्या है वो स्पेस है, देयर इज़ अ स्पेस इन द रेस्ट ऑफ 48%। सो क्यूब का जो पैकिंग फैक्टर है वो क्या है, वो 0.52 है। अब देखो, अगर आप देखें पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी क्रिस्टलेटर्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कितने हैं बीसीसी में। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में, एक तो सिंपल क्यूब था, तो 8 कार्नर एटम थे, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1 एटम वो हो गया। एक जो है सेंटर ऑफ द क्यूब पे एटम है, तो वो तो उसी यूनिट सेल का है, वो तो किसी और के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करता, बिल्कुल उसके सेंटर में है, जिस तरह कमरे के सेंटर में एक एटम है। तो along with 8 corner atoms there is another atom at the center। so corner atom की वजह से सारा मिला के एक एटम हो गया और एक सेंट्रल एटम हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द बीसीसी क्या है, वो 2 है। बाकी कैलकुलेशन उसी तरह है, इसमें जो रेडियस कैलकुलेशन है दैट इज़ योर टास्क। आप गूगल कर लो, देख लो कि हाउ इट इज़ √3/4 a आता है, यानी बीसीसी के लिए, वो ज़रा देख लो। और ये आपके साथ बेसिकली होम असाइनमेंट भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, और आप इसको चेक कर लो कि हाउ r इज इक्वल टू √3/4 a इन BCC। बाकी आपने देखा वही चीज़ होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो है वो 8 है, यानी इसके नियरेस्ट नेबर एटम्स जो है सेंट्रल एटम के गिर्द जो है जो टच कर रहे हैं वो 8 है। तो आप ज़रा देख लो, तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ सेल हो गया, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई पाई और r क्यूब है, तो ये देखो r यहाँ पर √3/4 a है, होल क्यूब हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ बीसीसी है। और ये देखो, ये आपके पास है ए क्यूब जो है आपको क्या दे रहे हैं, ए क्यूब, चूँकि ये क्यूबिक है तो क्यूबिक में हर साइड की लेंथ बराबर होती है बहुत है, तो उसको अगर आप डाल लोगे तो इससे 0.68 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बीसीसी इज़ मोर क्लोजली पैक्ड कंपेयर टू एससीसी सिंपल क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग जो होती है एटम्स की, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू द क्यूबिक, यानी उसमें 68% पोर्शन जो होता है बॉडी सेंटर्ड में वो आपके पास क्या होता है, वो क्लोजली पैक्ड है। रेस्ट ऑफ द क्या बनता है 32% जो होता है वो स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। इसी तरह अगर आप पैकिंग फैक्टर फॉर एफसीसी क्रिस्टल कर लो तो उसमें फेस सेंटर में, अब देखो क्यूब के क्या होते हैं 6 फेसेस होते हैं, और फेस के सेंटर में एक एक एटम होता है। तो सेंटर वाला एटम एक क्यूब का नहीं होता, वो दूसरे का भी होता है। जिस तरह एक कमरा है, दीवार है दरमियान में और दूसरा कमरा उस तरफ है, तो आधा दीवार इस कमरे के साथ और आधा दीवार उस कमरे के साथ शुमार होगा। तो 6 एटम फेसेस के सेंटर में है, तो वो 6 फेस्ड एटम का आधा आधा क्या कहें हर एक यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा एफसीसी में। तो 6 का आधा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3, हाफ, यानी 6 टाइम हाफ इज इक्वल टू 3। तो उससे 3
एटम वो हो गए, और उसके अलावा कार्नर वाले एटम जो है 8 वो तो होते हैं, और उससे 1 आता है, तो 1 + 3 क्या आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ यूनिट सेल यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 4 आपके पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और उसका रेडियस क्या है आप देख रहे हो, आप वो कैलकुलेट कर लो, आपको मैंने असाइनमेंट दे दी है और आप कर लो। तो ये आ जाएगा, उससे ये देखिए लेटेस्ट कांस्टेंट क्या आ जाता है, लेटेस्ट कांस्टेंट उससे ये आ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, 12 है। नियरेस्ट नेबर एटम टचिंग ईच अदर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12 है। ज़रा गूगल पे जाओ, उसमें इमेजेस डायग्राम्स बने हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा हाउ इट इज़ 12। सो 12 एटम्स आर टचिंग दी सेंट्रल एटम। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, ये है। अब देखो इसमें क्या है, 4 एटम्स है, तो ये देखो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये देखो 4 × 4/3 पाई r क्यूब है, और a क्यूब है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, 74.74 आ जाएगा, या 74%। मीनिंग दैट जो क्यूबिक हैं इनमें अगर आप देखें FCC जो है, दैट द एटम्स आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड टुगेदर, तो ये हाईली डेंस होगा कंपेयर टू BCC एंड FCC, यानी 74% ऑफ द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। 74% of the total volume of the unit cell is occupied by the atoms, and the rest is empty. rest क्या है, वो empty है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट कांस्टेंट को आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखो सपोज आपके पास A जो है वो लेटेस्ट कांस्टेंट ऑफ अ क्यूब है, ये डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल हैं, वॉल्यूम ऑफ द से A क्यूब के बराबर है, यूनिट सेल के बराबर हैं अगर क्यूबिक है। मास इन अ यूनिट सेल जो है वो क्या है, मास रो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मास आता है। इन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स पर यूनिट सेल है, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स। इन जो है एवोगाड्रो नंबर है। तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, m/n, यानी जो ऊपर हमने सारे डिस्क्राइब किए, मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो क्या आ जाएगा, मास इन ईच यूनिट सेल क्या होगा, तो n मल्टीप्लाइड बाय m/n हो जाएगा। तो n जो है क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स इन द यूनिट सेल हैं। अब देखो कंपेयर करो, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन से अगर आप देख लें तो रो मल्टीप्लाइड बाई A क्यूब n मल्टीप्लाइड बाई m/n, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, A जो है क्या आ जाएगा, nm n रो 1/3 आ जाएगा। n नंबर ऑफ़ एटम्स इन द यूनिट सेल हैं, m जो है वो क्या है, वो मास पर यूनिट सेल हैं, ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हैं, और ये देखो n एवोगाड्रो नंबर है, और रो जो है वो क्या है, वो डेंसिटी है। दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट दी लेटेस्ट कांस्टेंट। लेटेस्ट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का तरीका है, आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लेटेस्ट कांस्टेंट को क्या करो, वो ख़ुद कैलकुलेट करो। अब उस होम असाइनमेंट पे आ जाओ। होम असाइनमेंट आपके लिए ये है, अ सब्सटेंस विद FCC फेस सेंटर्ड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ इतना एंड मालिकुलर वेट इतना, कैलकुलेट द लेटेस्ट कांस्टेंट। कैलकुलेट द लेटेस्ट कांस्टेंट आपको दिया गया है कि FCC है जिसका डेंसिटी ये है, मालिकुलर वेट ये है, kg पर मोल है, ये देखो मालिकुलर वेट है। कैलकुलेट द लेटेस्ट कांस्टेंट A, आप लेटेस्ट कांस्टेंट A को कैलकुलेट कर लो। दूसरा क्या है, कॉपर विद FCC स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक रेडियस, ये है एंगस्ट्रम 1.278 एंगस्ट्रम है, और आप क्या करें, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, उसके डेंसिटी को आप क्या कैलकुलेट करें। थर्ड जो आपके पास आ रहे हैं, कॉपर विद FCC फेस सेंटर्ड है स्ट्रक्चर हैज़ अ लेटेस्ट कांस्टेंट 3.61 एंगस्ट्रम, कैलकुलेट इट्स रेडियस। तो कभी डेंसिटी कैलकुलेट करने को तो आप बैठ जाओ, फार्मूला आपको मिल गया है, एंड प्रैक्टिस करते जाओ। ये ज़रूरी बात नहीं है कि ये चीज़ें आपका पेपर का हिस्सा हो, कुछ और भी थोड़ा सा उससे इधर उधर भी आ सकता है। तो ये तरीक़ाकार है कि आप किसी चीज़ को पढ़ें और उसको अप्लाई करना सीख लें। आपका मुसीबत ये है कि आप जो है मेमोराइज़ कर लेते हैं, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं, यू कांट अप्लाई इट। सो गो एंड ट्राई फॉर इट्स एप्लीकेशंस। देखते जाओ कि ये मेरा फार्मूला डिपेंडेंट किस किस चीज़ पे है, कौन सी चीज़ मैंने किस तरह कैलकुलेट करनी है, वो प्रैक्टिस कर लो, देख लो,
आर को किस तरह कैलकुलेट करना है, लेटेस्ट कांस्टेंट को किस तरह कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम को किस तरह निकालना है, डेंसिटी को किस तरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्क्राइब की थी. सो इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.